बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको एक बहुत ही धमाका खेज़ किस्म की ख़बर देना है, जिससे पता चलता है कि नून लीग या हुक्मरान जमात जो है वो और ताकतवर हल्के या मुक़्तदरा जो है वो उनमें अब दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जो मुल्क की सूरत हाल जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गई है, सियासी सूरत हाल जो है नाज़रीन। लेकिन आज के वीलॉग में उसके अलावा दो बहुत ही अहम और संजीदा मौज़ूआत पर भी बात करना चाहूँगा। माइंस एंड मिनरल बिल का मामला क्यों आम हो गया है, जिस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिल आखिर अवामी राय के सामने सर तस्लीम खम कर दिया है। ये मिनरल का मामला जो है किस तरह पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक की सूरत हाल बनता जा रहा है। स्वात के ग्रैंड जरगे में क्या अहदो पैमान हुए हैं। इमरान खान कल किससे मिलेंगे, मगर पहले ज़िक्र हो जाए खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल बिल का, जो हर गुज़रते दिन के साथ मतनाज़ा से मतनाज़ा तरीन मामला बनता जा रहा है। जैसे जैसे मिनरल से मुतालिक इस बिल से मुतालिक मालूमात सामने आ रही हैं या मिनरल से मुतालिक भी मालूमात सामने आ रही हैं, अंदाज़ा है कि ये मामला आने वाले दिनों में तमाम तर तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ात का मरकज़ बन जाएगा या ख़दशा कह लें। मादनी बिल का मामला नाज़रीन उतना आसान नहीं है जितना बाज़ लोग उसे बनाकर पेश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मरकज़ की तरफ से जो माइंस एंड मिनरल बिल के जो है वो KP हुकूमत को जो भेजा गया है उसमें सूबाई खुद मुख्तारी के मुनाफी कई बातें मौजूद थी। बहरहाल अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि उनके एतराज़ात पर इस बिल में 4 बार नज़रसानी की गई और अब इसमें सूबाई मफादात के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि अली अमीन इस मामले में काफ़ी या कुछ सादगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, और ये सादगी है या कुछ और है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि KP हुकूमत को इमरान खान से मुशावरत के बग़ैर ये बिल मंजूर कराने की क्या जल्दी पड़ी हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोई एक रुकन भी ऐसा नहीं जो ज़ाती हैसियत में नाज़रीन कौंसलर का इलेक्शन भी जीत सके। PTI के हर रुकन को इमरान खान का वोट मिला, इसलिए इतने अहम मरहले और कानून साजी के मौके पे इमरान खान को बाईपास करना आखिर किसके मफाद में था। हो सकता है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल में कोई चीज़ कौमी उमंगों के कोई भी चीज़ ख़िलाफ़ ना हो, बिल्कुल हो सकता है, मगर फिर भी उसे इमरान खान की रिहाई के लिए बारगेनिंग के तौर पे क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, और इसमें कोई ऐब वाली बात भी नहीं थी। शुक्र है कि अब सेंस जो है वो प्रिवेल की है और वज़ीर आला अली अमीन ने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान की मंजूरी के बग़ैर मिनरल बिल का मसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मेरी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेदारान से अपील है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर से मुतालिक जो आलमी जरीदों में मज़ामीन और स्टोरीज़ छप रही हैं, एक नज़र उन पर ज़रूर डाल लें। आज ही मुझे इसराइल के एक अखबार यरूशलेम स्ट्रेटेजिक ट्रिब्यून में छपने वाली स्टोरी भेजी गई है, और मैं बता देता हूँ किसने भेजी है। वो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने भेजी है, जिसे पढ़कर मेरे तो नाज़रीन 14 तबक रोशन हो गए। इस तहकीकाती स्टोरी में पाकिस्तान के मादनी ज़खायर के बारे में जो बताया गया है उसने तो परेशानियों में इजाफ़ा ही किया है। पहले तो मैं स्टोरी में छपने वाले कुछ मंदरजात से आपको आगाह कर दूं और फिर उसके बाद अपना कुछ मुख्तसर से तज्ज़िया भी पेश कर देता हूँ। इस स्टोरी के मुताबिक दुनिया में इस वक्त मादनी ज़खायर पर कब्ज़े की सर्द जंग जारी है, और इस लड़ाई में चीन ने पूरी दुनिया को पछाड़ के रख दिया। इस वक्त पूरी दुनिया के आधे से ज़्यादा मादनी वसाइल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन के कंट्रोल में आ चुके हैं। चीन इस वक्त नाज़रीन कॉपर, निकल, लिथियम, कोबाल्ट जैसे बेशबहा मादनी ज़खायर के आधे या 2/3 हिस्से की कानकनी में मसरूफ़ है, जिसने पूरी दुनिया में ख़तरे की घंटी बजा दी है कि आने वाले जो दहाइयाँ हैं उनमें चीन इतना आगे निकल जाएगा कि दुनिया में सिर्फ चीन का ऑर्डर चलेगा। और ज़ाहिर है इससे परेशान कौन होगा? अमेरिका। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कॉपर के ज़खायर में इस वक्त जो दुनिया में पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है। पाकिस्तान को कॉपर का सऊदी अरेबिया करार दिया जा रहा है। इसराइली अखबार लिखता है कि बलूचिस्तान में रेकोडिक की साइट इस वक्त दुनिया में कॉपर और गोल्ड का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सोने का
400 मिलियन टन ज़ख़ीरा मौजूद है, 400 मिलियन टन। दोबारा दोहरा देता हूँ, 400 मिलियन टन यानी 4 करोड़ टन सोना रेको डिक में मौजूद है। और रेको डिक के अरसे से, कई दहाइयों से हम इसकी कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं और कहते हैं कि जी एक अलमारी में बंद है जो, और उसको ताला लगा हुआ है और ताले की चाबी किसी के पास नहीं है। और इसकी अगर मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा ही बनती है मेरा ख्याल है। कॉपर के ज़खायर इसके अलावा हैं, और ये सिर्फ रेको डिक के मुतालिक होने वाली स्टडी के नताइज है। अंदाज़ा है कि रेको डिक के बराबर ही कॉपर और गोल्ड के ज़खायर गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा अभी तेल और गैस के छुपे हुए ख़जानों से भरा पड़ा है। दूसरे मादनी वसाइल इसके अलावा हैं। मज़मून निगार लिखता है कि इस वक्त चीन पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की खुदाई कर रहा है, सिर्फ चीन ही जो बाकायदा प्रॉपर कर रहा है। और चीन को चैलेंज देने के लिए अमेरिका की नज़रें पाकिस्तान के इस मादनी वसाइल पर है। नाज़रीन, अमरीकी वानी नुमाइंदगान में पेश होने वाले एक बिल जो गुज़िश्ता साल दिसंबर में मार्को रूबियो ने पेश किया, जो इस वक्त अमरीका के वज़ीर ख़ारजा है, इसमें सिफारिश ये की गई है कि अगर अमरीका अहम मादनी वसाइल हासिल करना चाहता है तो इसे एक तो सफारती हमायत की अशद ज़रूरत है, दूसरा ये गवर्नमेंट लेवल पे काम ना किया जाए बल्कि अमेरिकन कारोबारी शख्सियात के थ्रू ये काम किया जाए। यानी अगर नाम लेके, यानी अगर पाकिस्तान चाहता है कि अमरीकी कंपनियां बलूचिस्तान के मिनरल्स में सरमायाकारी करें तो इस खित्ते में हर सूरत में एक अमेरिकन कॉन्सुलेट बनाया जाए। ज़राए का ये कहना है कि अगर अमेरिका को बलूचिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सुलेट बनाने की इजाज़त दी गई तो वो असल में इस रीजन में CIA का मरकज़ होगा। अब अमरीकी बिल में ये सिफारिश की गई है कि अमेरिका और उसके हलीफ जापान, कोरिया और यूरोपीय ममालिक जिन इलाकों में मादनी ज़खायर पर काम करें वहाँ तरक्याती काम भी करवाए जाएँ ताकि मकामी आबादी का एतमाद हासिल किया जाए, उनके दिल जीते जा सके। जबकि इसके बरक्स चीन 2014 से बलूचिस्तान में मादनियात पर काम कर रहा है, मगर वहाँ कई जगह ऐसी है जहाँ पर उसने एक स्कूल भी तामीर नहीं करवाया। इस मज़मून में बताया गया है कि अगले 10 साल पाकिस्तान के मादनी वसाइल के हवाले से गेम चेंजर या इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब इस मामले में मेरी कुछ मारूज़ात भी पेश खिदमत है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के मादनी वसाइल का मामला कोई रूटीन मैटर नहीं है। पूरी दुनिया की नज़रें इन ख़जानों पर है और इन हालात में पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो इस वक्त पूरे मुल्क को इकट्ठा रखने वाली वाहिद इकाई है, उसका जेल में होना नाज़रीन इंतहाई तशवीशनाक है और सरीहन कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है। इस एक नुक्ते पे नाज़रीन मैं घंटों बात कर सकता हूँ, मगर अभी इसका वक्त नहीं है। सिर्फ इतना समझ लें कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की यकजहती की कुंजी है। उसे माइनस करने की कोई भी और किसी भी तरह की कोशिश जो है वो मुल्क को उस मकाम तक ले जा सकती है कि दुनिया शाम और लिबिया को भूल जाएगी। मैं इससे ज़्यादा नाज़रीन फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता। मेरा ख़्याल है कि कहे बगैर मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये कि ख़जाने नाज़रीन हमेशा ताकतवरों की मलकियत ही हुआ करते हैं। पाकिस्तान अपने ख़जाने की हिफाजत और उसकी मलकियत बरकरार रखना चाहता है तो उसे एक ताकतवर और कौमी जज्बे से सरशार फ़ौज की ज़रूरत है। अब समझ आती है कि इतना ज़्यादा दुख और घाव सहने के बावजूद इमरान खान बार बार ये क्यों कहता है कि ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। यहाँ मैं नहायत अदब से दस्त बस्ता अपील कर रहा हूँ, खुदारा हमारे मुल्क के तमाम सियासी और गैर सियासी हल्के, ताकतवर हल्के, अवाम सब वो इस बात का इदराक करें कि जहाँ जहाँ ज़ाती अना की दीवार हायल है उसे गिराएं, खुदा के लिए उसे गिराएं। मुल्क के मकबूल लीडर को एक असासा समझे, उसे साथ लेकर आगे बढ़े। जिस तरह ताकतवर लालची ममालिक ने पाकिस्तान पर नज़रें गाड़ रखी हैं, अगर ऐसा ना हुआ नाजरीन तो फिर खुदा न खास्ता हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अच्छा नाजरीन, अब जो आपको एक ख़बर देना मकसूद था वो है कि आपने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का नाम सुना होगा कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के मैदान में आगे बढ़ना चाहता है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तश्कील दी गई और उसका नाजरीन स्ट्रेटजिक एडवाइज़र जो बनाया गया है वो चैंगपेंग ज़ाओ
जो एक चाइनीज़ नयाद कैनेडियन है। बेसिकली वो चाइनीज़ ही है, पैदाइश सारी यानी 12-14 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए और फिर इन्होंने वहाँ पे बाइनेंस नामी, जो बचा जानता है क्रिप्टो से दिलचस्पी रखने वाला, और मेरा ख्याल क्रिप्टो की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, उसके CEO तक पहुँच गए। ठीक, फिर नाजरीन उनको मुख्तलिफ इसको चैंगपैंग याओ को प्यार से CZ भी कहा जाता है, CZ भी कहा जाता है उनके नाम के एब्रिवेशन के हवाले से। अब CZ साहब को पाकिस्तान में एक अजीबो-गरीब अंदाज में बुला के उनको पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनाया गया है। अब नाज़रीन यहाँ पर जो बात आपको बताना है वो ये है कि किस तरह पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और नून लीग जो है उनमें एक दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है, जो पहले से मौजूद है। वो ये है नाज़रीन कि जो SIFC है, जिस पर कोई शक की बात नहीं है कि उस पर हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनका गलबा है और सियासतदानों का बहुत कम अमल दखल है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है नाज़रीन, वो इस पर पहले ही क्रिप्टो पर काम कर रही थी। ठीक है, अचानक जब ये पाकिस्तान की फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आना था इसने, इस क्रिप्टो काउंसिल ने, तो अचानक जब इनको यहाँ बुलाया गया और फिर इनको स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनाया गया CZ साहब को। अब CZ की थोड़ी सी बैकग्राउंड को भी नाजरीन देख लीजिएगा कि CZ साहब जो हैं वो हैं तो यानी उनमें बाइनेंस जो बहुत बड़ा उनका नाम है, उसको इस इंडस्ट्री का किंग भी कहा जाता है, इस शोबे का बादशाह भी कहा जाता था। लेकिन उन पर मुख्तलिफ फिर बेकायदगियों के और बेज़ाब्तगियों के और कुछ ज़ाती किरदार के हवाले से भी इल्ज़ामात लगे, जो प्रूव भी हुए, जिनमें उन्होंने शायद एक मामले में 4.3 अरब डॉलर का जुर्माना भी भरा। फिर गालिबन अप्रैल 2024 को उनको 4 महीने की सज़ा भी काटनी पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी लगे उन पर, फिर उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्ज़ामात भी लगे। इन तमाम इल्ज़ामात से उनकी शख्सियत जो है वो भरी पड़ी है CZ साहब की भी। लेकिन एक तरफ वो अपने शोबे के भी माहिर है, लेकिन अमेरिका में उन पर बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात ना सिर्फ लगे बल्कि साबित हुए, जुर्माना भी हुआ, कैद भी काटनी पड़ी। तो उनको जिस शख्सियत ने यहाँ ला के तो एडवाइज़र लगा दिया इस कौंसल का, उसकी वजह से नाजरीन ये जो दो ताकतें हैं, एक हमारे ताकतवर हल्के हैं, वो कौन थे? वो हजूर वाला हमारे समधी साहब, इस मुल्क के समधी साहब, जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अब उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको बार बार बताया जाता है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो ये बात मानते हैं, उनका दिल नहीं मानता, वो बार बार टांग अड़ाते हैं। और इस मामले में भी नाजरीन ये जो CZ साहब है, चैंगपैंग याओ साहब जो है, इनकी और समधी साहब की पुरानी दोस्ती, पुराना ताल्लुक़ भी है। अब मुबैना तौर पे कहा यह जाता है कि जब ये एक बार समधी साहब जो है ये UAE में शदीद दबाव में आ गए थे, तो चाइनीज़ बैंकों के साथ जो लोन लिए हुए थे, ज़ाती ख़ानदानी लोन जो थे, वो रीशेड्यूल करवाने में भी CZ साहब ने बड़ा रोल प्ले किया था। तो इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। और नाज़रीन दूसरी अहम बात जो आप अपने जहन में रखें कि जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है या डिजिटल करेंसी जो है बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, बहुत बड़ी माशी ताकत बन चुकी है, वहाँ ये भी जहन में रखें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत बड़ा ज़रिया बन चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा एक हथियार या टूल बन चुका है यही जो क्रिप्टो करेंसी है। अब नाजरीन ये होता ये है कि SIFC जो पहले से इस पे काम करती है, उसको भी अचानक पता चलता है कि CZ साहब जो है वो उसको एडवाइज़र बना दिया गया है। काम ये SIFC कर रही थी इस पर पहले। अब SIFC भी शशदर रह गई कि ये क्या हो गया है अचानक, ये कैसे आ गए CZ साहब। और यहाँ पे यहाँ पे जब मुलाकातें करवाई गई और यहाँ पे शाही किले में गालिबन बाकायदा वो लाहौर का कल्चर दिखाया गया CZ साहब को, उसमें समधी साहब के साहबजादे भी शरीक थे। समधी साहब के साहबजादे जो हैं वो न जाने किस कैपेसिटी में, समधी साहब चलो खुद तो किसी न किसी कैपेसिटी में अपनी कैपेसिटी खुद ही बना लेते हैं, समधी साहब के जो साहबजादे हैं वो न जाने किस कैपेसिटी में, जो सारे माली मामलात भी देखते हैं,
पूरी फैमिली के माली मामलात भी कई हवालों से देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो 2 बार स्टेट बैंक में जाके फुल फ्लेज मीटिंग अटेंड कर चुके हैं इस हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, जो ना 3 में है ना 13 में है। अब सवाल किया जा सकता है कि वो साहबजादे समदी साहब के बेटे जो हैं वो किस हैसियत में इन मीटिंग्स में शरीक हुए हैं। मुबैना तौर पे उन मीटिंग्स में गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे, और यहाँ पे जो फिर लाहौर में जो वो एक बड़ा क्लोज मीटिंग थी उसमें भी समदी साहब भी मौजूद हैं, समदी साहब के साहबजादे भी मौजूद हैं। अब नाज़रीन, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है SIFC की तरफ से कि ये इनका एक ऐसी दागदार शख्सियत का तकर्रुर जो है एडवाइज़र के तौर पे कैसे हो गया है SIFC को पूछे बगैर। अब जब समदी साहब को और समदी साहब के बेटे को पता चला कि ये तो वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता, तो फिर वज़ीर आज़म साहब पर जब मुक़्तदर हलकों की तरफ से दबाव आया तो इनको फ़िक्र पड़ गई समदी साहब को कि कहीं उन्हें दोबारा एडवाइज़री रोल से हटा ना दिया जाए। तो बताया ये जाता है कि समदी साहब के बेटे जो हैं वो एक मतलब अपनी साली के पास पहुंच गए और उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस की जो तगड़ी तरीन शख्सियत है वज़ीर आज़म हाउस में, उनको अपने मोबाइल से उनको फ़ोन करवाया, अपने मोबाइल से उनका नंबर मिला के फ़ोन करवाया और उनसे दरख्वास्त की गई कि आप वज़ीर आज़म साहब को समझाएं कि इनकी तकर्री को ना छेड़ें, इस मामले को जो हो गया है बस वो हो गया। अब लोग इस पे तरह तरह के इतराज़ात उठा रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब इकट्ठे दौरा भी किया है, पता नहीं वहाँ पे बात हुई है या नहीं हुई, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब देखें आने वाले दिनों में क्या बनता है नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, अब चलते हैं सवात में, जहां आज मुराद सईद ने ग्रैंड जरगा बुला रखा था जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। जरगा बिल्कुल एक जलसे की या कन्वेंशन की शक्ल इख्तियार कर गया था। उससे खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो इस कौम की जंग है, मेरी और आपकी जंग है, ये जंग हम लड़ेंगे। इस मौके पे मुराद सईद ने 2 ऐलान किए। उन्होंने कहा कि मर्दान के इलाके काटलंग में ड्रोन हमले में मारे जाने वाले अफराद की FIR जो है वो सवात अमन जरगे की मदय्यत में दर्ज की जाए। दूसरा, जब भी इमरान खान की कॉल आए पूरी कौम इस्लामाबाद का रुख करे। इस मौके पर नाज़रीन कारकुनों का जोशो खरोश जो था वो दीदनी था। इसके बाद जुनैद अकबर ने भी जरगे से खिताब किया और कारकुनों से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का हलफ लिया बाकायदा। इमरान खान के हवाले से एक ख़बर ये भी है कि कल उनकी फैमिली और वकला से मुलाकात की कामिल उम्मीद है। हुआ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला करने के लिए 4 माह की डेडलाइन दी है, जिसके बाद 9 मई से मुताल्लिक केस की कल जेल में समाअत होगी। नाज़रीन, पिछले 2 माह से इस केस की समाअत नहीं हो रही थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ऐलान किया है कि अब हफ्ते में 2 बार इस केस की समाअत होगी। कल अगर जेल में केस की समाअत हुई तो इमरान खान न सिर्फ अपने वकला बल्कि फैमिली और साफियों से भी मिलेंगे, बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ भी देंगे। देखिए कल इस केस की समाअत होती है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी खुदा न खास्ता जूते की नोक पर रख लिया जाता है। और नाज़रीन, आखिर में असद अवान साहब के 2-4 अशार सुन लें जो ऐन हस्बे हाल है। मुझे ये दुख है कि तन्हा खड़ा है मुश्किल में, मुझे ये दुख है कि तन्हा खड़ा है मुश्किल में, जो अपने आप से अक्सर लड़ा है मुश्किल में। मुझे कहाँ है कोई एहतियाज लोगों की, मुझे खुदा का सहारा बड़ा है मुश्किल में। उदू की फ़ौज में देखा है मैंने यारों को, उदू की फ़ौज में देखा है मैंने यारों को, ये वक्त और भी मुझ पर कड़ा है मुश्किल में। चराग ख़ैमे का मैंने बुझा दिया है असद, चराग ख़ैमे का मैंने बुझा दिया है असद, कि दोस्तों को परखना पड़ा है मुश्किल में, कि दोस्तों को परखना पड़ा है मुश्किल में। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।